आप सभी का स्वागत है संस्कृतायनम के इस मंच पर। नमो नमः, भवतां सर्वेषां स्वागतम्। ओम ईशावास्यमिदं सर्वम् यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथः मा गृधः कस्य स्वेद्धनम्। ईशावास्योपनिषद का यह प्रथम मंत्र है और जिसमें कहा गया है कि संपूर्ण जगत, उस जगत के प्रत्येक तत्व, प्रत्येक पदार्थ ईश्वर से व्याप्त है और ईश्वर इन समस्त तत्वों को व्याप्त करके अब हमें उसके माध्यम से शक्ति प्रदान करता है। अतः कदापि इन तत्वों के प्रति लालच ना करें, इन तत्वों को त्याग पूर्वक उपभोग करें। अतः सर्वदा यह प्रयास किया जाता है कि जो भी पदार्थ हैं, जो भी खाद्यान्न है, जो भी सामग्री है, जो भी इस प्रकृति में निहित है, उन सभी का त्याग पूर्वक उपयोग करना चाहिए। जब हम त्याग पूर्वक उपयोग की बात करते हैं तो यह आवश्यक हो जाता है कि उसका निर्माण भी उसी त्याग भावना के साथ होना चाहिए, उसका उत्पादन भी उसी त्याग भावना के साथ होना चाहिए। उस उत्पादन में स्वार्थ निहित नहीं होने चाहिए, तभी जाकर हम उन पदार्थों में उस त्याग के प्रतिरूप को ग्रहण कर सकेंगे। अतः आज का विषय आप सभी के सम्मुख भारतीय आहार विहार की सांस्कृतिक वैज्ञानिक परंपरा भाग 5 के अंतर्गत भोजन में दाल, अनाज और फल की महत्ता पर केंद्रित है। मैं स्वागत करता हूं हमारी आज की वक्ता डॉक्टर रश्मि शर्मा मैम का। आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। खाद्यान्न और खाद्य सामग्री एक आवश्यक तत्व है, उसके माध्यम से हमारा स्वास्थ्य बेहतर बनता है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में हम देखते हैं कि उसी खाद्यान्न के द्वारा, उसी खाद्य सामग्री के द्वारा हमारे स्वास्थ्य पर घातक प्रभाव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अतः वर्तमान समाज में, वर्तमान समय में उस खाद्य सामग्री के प्रति हमें अत्यधिक जागरूक बनना होगा, उस खाद्य सामग्री की महत्ता को भी समझना होगा, लेकिन साथ साथ यदि उसमें कुछ दोष निहित हैं तो उन दोषों को भी पहचानने के लिए जागरूक बनना होगा। आपके प्रयास हमें वही जागरूकता प्रदान कर रहे हैं, उसी और हमें प्रेरित कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम इन खाद्य सामग्रियों के प्रति जागरूक बन सके और वर्तमान समय को अर्थात स्वयं को और उसके साथ साथ हमारी आने वाली पीढ़ियों को बेहतर स्वास्थ्य प्रदान कर सके। डॉक्टर रश्मि शर्मा से आप सभी परिचित हैं। आप रसायन शास्त्र में सह आचार्य की भूमिका निभाती हैं, लेकिन उससे भी बढ़कर सामाजिक रूप से खाद्यान्न के क्षेत्र में किस प्रकार के खाद्यान्न का हम सभी सेवन करें, कैसा खाद्यान्न उपयोगी होता है, वर्तमान में जो खाद्यान्न के प्रति समस्याएं हैं उन समस्याओं को अवगत कराना और उनके लिए समाधान तलाशने में आपका महत्वपूर्ण योगदान है। और साथ ही आप अनेक संगठनों के माध्यम से इस कार्य में अनवरत प्रयत्नशील हैं। आपका सानिध्य हमें अनवरत प्राप्त हो रहा है इस मंच पर, अतः मैं आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एवं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और साथ ही संस्कृतायनम से जुड़े आप सभी, संस्कृतायनम के इस मंच पर सहभागी बनने वाले और सदैव से इस मंच को प्रोत्साहन और प्रेरणा प्रदान करने वाले आप सभी सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। पूर्व की भांति ही सबसे पहले डॉक्टर रश्मि शर्मा का व्याख्यान होगा और उसके पश्चात आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न, आपके जिज्ञासाओं का समाधान यहाँ पर दिया जाएगा। अतः आप अपने प्रेरणापूर्ण वचनों के साथ साथ अपने प्रश्नों को भी रखते चले जाएं, जिससे कि व्याख्यान के पश्चात उन प्रश्नों के बारे में चर्चा की जा सके। मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर रश्मि शर्मा मैम को आज के व्याख्यान, जिसका विषय है भोजन में दाल, अनाज और फल की महत्ता,
इस विषय पर व्याख्यान प्रस्तुत करने के लिए। नमस्कार, आप सभी का मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ पुनः एक बार डॉक्टर आशुतोष को, जिन्होंने मुझे आप सभी से जुड़ने के लिए ये मंच उपलब्ध कराया और आपसे ये चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए एक और अवसर प्रदान किया। जैसा कि पहले समय में हमने चर्चाएं की हैं पिछले भागों में, और उसमें हमने भोजन के विभिन्न अंग जो कि आवश्यक हैं, जिनमें हमने अपने भोजन को विभक्त किया, वसा, प्रोटीन, शर्करा, इन पर हमने चर्चा की। हमने तेल, देसी घी और गुड़, तीन हमने जो हमारे भोजन के महत्वपूर्ण अंग हैं उनके बारे में हमने चर्चा की, और उनसे जुड़ी हुई जो भ्रांतियां फैली हुई हैं अभी, जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गया है पिछले कुछ सालों में, क्योंकि हमारे जो पारंपरिक तरीके और आहार के जो हमारी विधियां प्रचलित थी, उनको धीरे धीरे बदलने का प्रयास बाजार के माध्यम से, विज्ञापनों के माध्यम से और शोधों का नाम लेते हुए नए नए शोधों के माध्यम से हमारे आहार विहार को बदलने की कुछ कोशिशें हो रही हैं, और बड़ी आसानी से हम उसका हिस्सा बनते चले जा रहे हैं। हमारी नई पीढ़ी तो पूरी तरह से बदल ही गई है लगभग, और उन्हें तो शायद अब ये भी नहीं पता कि हमारे यहाँ पर क्या खाया जाता था। और क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई, बड़े बड़े शहर हो गए, बहुत दूर जाकर बच्चे पढ़ते हैं, 10वीं 11वीं 12वीं के बाद ही बच्चा बाहर निकल जाता है, और पढ़ाई के लिए या अपनी जीविका के लिए हम बाहर निकल जाते हैं अपने परिवारों से दूर। और जो भी हमारे आसपास हमारी परिस्थितियां हैं, वो हमें धीरे धीरे हमारे आहार विहार को बदलने के लिए मजबूर कर देती हैं, और हम उसका हिस्सा होते जाते हैं। और टेलीविजन के माध्यम से हमें इस तरह के आकर्षक विज्ञापन बताए जाते हैं कि हमें वही सत्य लगने लगते हैं, और हम उन्हें ही अपने आहार का हिस्सा बनाकर चाहे या अनचाहे रूप में भ्रमित हुए बिना भी, बड़ा ये सोचकर कि नहीं, हम लोग खुद चुन रहे हैं, हम बहुत समझदार हैं और हम ये जो कुछ कहा जा रहा है यही सत्य है, और हम उसका हिस्सा बन ही जाते हैं। तो बहुत जरूरत है अभी, जब ये कोविड का समय चल रहा है, जब एक बार पुनर्चिंतन हम कर रहे हैं, सभी अपनी सेहत की तरफ दोबारा से देखने का एक अवसर हमें मिला है। हम सभी घर पर हैं, सभी गतिविधियां बंद हैं, बड़े बड़े शहर लॉकडाउन में फंसे हुए हैं। हम लोग किन्हीं भी परिस्थितियों में, हमारे बच्चे हमारे पास हैं, हम सब अपने परिवार के पास हैं, और हम उन सभी से जुड़कर एक बार हमें यह अवसर मिला है, तो हम इस अवसर का लाभ उठाते हुए थोड़ा सा एक चिंतन हम कर सकते हैं, और अपनी चिंतन को एक दिशा दे सकते हैं कि दोबारा से हम इन बातों को सोचें कि हम जहां आ गए, क्या वह हमारी मंजिल थी, या हम बदल गए, या हम यहाँ तक हमें जबरदस्ती लाया गया। जैसे किसान और मजदूर जो शहर में बहुत भीड़ बनाकर रोज की मजदूरी करने निकले थे, वह सब लौटे हैं अपने खेतों की तरफ, और उन्हें वहां पर जाकर उन्होंने जब अपनी जमीनें संभाली, अपने घर संभाले, तो उन्होंने पाया कि वो जो छोड़ के गए थे वो अच्छा नहीं था। तो एक चमक दमक और बाहरी दुनिया जो है वो हमें आकर्षित तो जरूर करती है, लेकिन हमारा बहुत कुछ उसमें खो जाता है। तो एक बार हमें इस चिंता की बहुत जरूरत है कि हम इस बात को समझें, जो हमारे भोजन का हिस्सा है, वसा हमारे शरीर में आवश्यक है, बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारे जो जोड़ हैं, हमारी जो हड्डियां हैं, हमारा जो तंत्रिका तंत्र है, जो हमारी मेधा है, जो हमारा हम कहें कि बुद्धि है, वो सबके लिए जो हर सेल के अंदर, अगर हम जो अभी बायोकेमिस्ट्री और विज्ञान का थोड़ा सा भी वो रखते हैं, हर सेल जो है वो लाइपोप्रोटीन से बना है। तो यानी जो झिल्ली है वो लाइपो मीन्स लिपिड, लिपिड मीन्स वसा। तो हमारे हर शरीर की कोशिका में लिपिड आवश्यक है, उसके निर्माण में लिपिड मतलब वसा की आवश्यकता है। तो वसा रहित भोजन हम नहीं कर पाएंगे। हमें वसा एक
चुनी हुई सही वसा जो तिलहन से आए वो तेल हमें अपना हिस्सा बनाने हैं, यानी तिल, मूंगफली, सरसों, नारियल जो हमारा परंपराओं का हिस्सा थे। घानियों से 50% वाले ये तिलहन हल्का सा दबाव से ही तेल की धारा छोड़ देते हैं। तो ऐसा तेल छोड़कर हम राइस ब्रान या सोयाबीन का तेल अगर ले रहे हैं जो कई तरह के रसायनों से धुलकर और खींच कर निकाला जाता है, तो ये सही नहीं है। दूसरा, हमने देसी घी और दूध के बारे में देखा था कि उसका भी स्रोत बदल गया, इसलिए बहुत सारी बीमारियां, प्रोटीन के लिए अलग तरह की एलर्जीज आ गई। देसी घी की कमी से हमारी जो यादाश्त कमजोर होने लगी, हमारे घुटने, हमारे जोड़, हमारे तंत्रिका तंत्र, कई तरह की बीमारियों का आज हमारा समाज सामना कर रहा है। तो पुनर्चिंतन की आवश्यकता है कि दूध का सोर्स, स्रोत जो है वो है हमारा देसी गाय जो हमारे यहाँ पाली जाती थी, वही हमें लौटना होगा, उसी का पालन हमें करना होगा, उसी के गोबर गौमूत्र से हमें कृषि को जोड़ना होगा। कृषि जिसमें अनावश्यक हजारों रसायनों के कारण हम बड़े बीज, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स और ऊपर पेस्टिसाइड्स और नीचे यूरिया, ये सारी चीजें जो हम अनावश्यक रसायन की तरफ जाकर अनेकों अनेक बीमारियों और व्याधियों से आज हम घिरे हुए हैं। और इसलिए हमें बड़े बड़े अस्पतालों की आवश्यकता है, इसलिए हमें बीमा की आवश्यकता है, इसलिए हमें दवाइयों की आवश्यकता है। तो पुनर्चिंतन की बहुत आवश्यकता है कि क्या बदल गया, ऐसा क्या बदल गया, कब बदल गया, अनजाने में हम कहां से कहां आ गए। तो ये अगर हम इस समय पर बैठकर चिंतन कर सकें तो मुझे लगता है कि एक सार्थक हमारा ये समय का उपयोग होगा। शर्करा में भी हमने देखा कि शर्करा यानी केवल शक्कर नहीं है, शर्करा यानी कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स एक बहुत बड़ा हिस्सा है हमारे भोजन का, क्योंकि मैक्सिमम हमारा जो एनर्जी है वो हमें कार्बोहाइड्रेट ही देता है। जब हम मेटाबॉलिज्म पे देखते हैं तो जो हमारे शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता है उसकी सबसे छोटी यूनिट है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। और जब वह ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है वह केवल हमें गुड़ से नहीं मिलता, गुड़ इसका सर्वोत्तम हमने मीठे के रूप में पाया था पिछले लेक्चर में कि हमें गुड़ क्यों खाना चाहिए। अब हम उसी कार्बोहाइड्रेट का विस्तृत रूप हम आज चर्चा करेंगे, जिसमें विटामिन, लवण और जल यानी संपूर्ण, इसमें हम ये जो हमारे खाद्यान्न है यानी जो हमारे धान हैं, जो हमारे फल हैं, जो हमारी सब्जियां हैं, फल, सब्जियां और मसाले, ये विटामिन और लवण इनके लिए हमारे भोजन का हिस्सा हैं। जो विटामिन्स हैं ये अलग अलग तरह के रंग बिरंगी सब्जियों में, रंग बिरंगे मसालों में पूर्णतया होते हैं, क्योंकि बहुत सारे कलरिंग पिगमेंट्स जो हैं हमारे भोजन का हम हिस्सा इसलिए बनाते हैं क्योंकि उनमें औषधीय गुण होते हैं। तो हम विस्तार से इनको लेंगे, लेकिन पहले हम कार्बोहाइड्रेट के सोर्स के रूप में हम देखते हैं हमारे अन्न क्या हो, हमारे धान क्या हो जो हम उपयोग में लाएं, और हमारी दालें जो प्रोटीन भी बहुत रखती हैं, 18 से 20% उसमें वसा भी पाया जाता है। वो एक रिच सोर्स है प्रोटीन का, दालें जो हैं वह रिच सोर्स है प्रोटीन का, और कार्बोहाइड्रेट उनका मुख्य अवयव है। यानी एक धान के अंदर जो मैक्सिमम पार्ट होता है वह कार्बोहाइड्रेट का होता है। तो ऊर्जा का सबसे बड़ा जो स्रोत है उसमें हम धान को लेते हैं। और धान, अब कितने प्रकार के धान हमारे यहाँ परंपराओं में कहे जाते थे, हमारे जो चरक संहिता है, सुश्रुत संहिता है, हजारों वर्ष पुराने हमारे जो ग्रंथ हैं, हमारा जो अपना लिटरेचर है, एंशिएंट लिटरेचर जो आयुर्वेद को देता है। आयुर्वेद, मैं पुनः यहाँ पे दोहराना चाहूंगी, आयु का वेद, यानी ऐसी आयु जो स्वस्थ हो, स्वास्थ्य से भरपूर हो, निरोगी हो, और हमें उत्तम ऊर्जा के साथ दैनिक दिनचर्या को करने की ऊर्जा हमें किस प्रकार प्राप्त होगी। अगर कोई बीमारी हो गई है, अगर कोई हमें तकलीफ है,
तो फिर उसमें औषधियां क्या होंगी, हमारी चिकित्सा क्या होगी, वो एक अलग एस्पेक्ट है। लेकिन आयुर्वेद जो है वह निरोगी रहने के लिए, यानी कोई बीमारी ना हो, कोई भी बीमारी हमारे शरीर में ना हो, इसके लिए हमें अपने आहार पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि कोई भी बीमारी एक दिन में नहीं आती। या तो वह हमारे जीन्स में है, जेनेटिकली अगर आ रही है तो उसमें तो हम बहुत अधिक कर पाने की हमारी क्षमता नहीं है, क्योंकि हमें विरासत में मिला है, पीछे से मिला है, उसे हम नहीं बदल सकते। लेकिन जो कारक के कारण आई है, जो हमारे आसपास की परिस्थितियों के कारण आई है, जो हमारे आहार के कारण आई है, उसके लिए हमें चिंता करने की आवश्यकता है, क्योंकि उस पर हमारा बस चलता है और उसे हम रोक सकते हैं, उसे हम समझ सकते हैं। तो हम उस आहार को अपने भोजन में से अलग कर सकते हैं जो हमें नुकसान देता है, हानिकारक है, और उसे हम चुन सकते हैं जो सही है, जो हमें सही ऊर्जा प्रदान करता है। तो यहाँ हम जब सुश्रुत संहिता को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो कहा गया, ये जो हमारे सामने लिखा हुआ है मंत्र, ये श्लोक, इसमें जिन जिन वस्तुओं का हमें उदाहरण मिलता है वह क्या क्या है। यव गौ धूमा लोहिता में च शालय, तो ये जितनी चीजें हैं ये क्या हैं, इसमें गेहूं, जौ और लाल रंग के जो दालें हैं, आगे जो दालें कही गई हैं, मसूर की दाल, अरहर की दाल, मूंग की दाल, अलग अलग तरह के धान और दालों के बारे में इसमें वर्णन दिया गया है। तो इसका अर्थ है कि उस समय जब ये ऋचाएं लिखी जा रही थी, जब ये श्लोक लिखे जा रहे थे, हमारी परंपराओं में भली भांति इनके उपयोग को जानता था हमारा समाज, हमारे ऋषि मुनि, और उनकी उपयोगिता, उनकी गुणवत्ता, उनके बनाने पकाने की विधियां, उन्हें किस प्रकार से उपयोग में लाना है, यह सब समाज में प्रचलित था और सभी इसका उपयोग करते थे। यहाँ अगर हम देखते हैं तो धान के रूप में हमारे देश में, क्योंकि जैव विविधता बहुत अधिक है, तो फिर से हम आते हैं कि जैसे तेल अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग तिलहन हमारे यहाँ पर होता है, उसी प्रकार से धान हमारे यहाँ पर भौगोलिक स्थितियों के अनुसार अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। हम चावल को देखें तो जहां पानी बहुतायत है, क्योंकि चावल पानी की फसल है, पानी बहुत अधिक, उन खेतों में खड़ा पानी चाहिए, तो हम देखते हैं बंगाल में चावल बहुत खाया जाता है, साउथ में चावल बहुत खाया जाता है, समुद्र के किनारे जितनी जगह है, केरल है, तमिलनाडु है, यहाँ पर सारा चावल बहुत खाया जाता है। ऊपर हिमाचल, कश्मीर, इधर हम देखें तो बहुत पानी है, 5 नदियां हैं, भरपूर जल है, बरसात है, तो वहां बहुत खाया जाता है। लेकिन हमारा राजस्थान या मध्य प्रदेश या बीच के जो प्रदेश हैं, गुजरात है, जहां पर बारिश बहुत कम है, जहां पर डेजर्ट है, जहां पर रेगिस्तान है, वहां पर क्या खाया और उगाया जाता है, यहाँ पर कम पानी की फसलें खाई जाती हैं। यहाँ पर बाजरा, यहाँ पर मक्का, जौ, जई, ज्वार, और अगर हम बरसात देखते हैं या आदिवासी इलाके देखते हैं मध्य प्रदेश के, तो कोदो, कुटकी, कांगनी, ये अलग अलग तरह के सावा, ये छोटे 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 धान जो घास की अलग अलग किस्मों से मनुष्य ने निकाल कर, कूट कर और अपने लिए उपयोग में लेकर आए। तो यहाँ हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पे विविध प्रकार के धान अपनी अपनी भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार उगाए जाते रहे, और भोजन और आहार में भी अगर हम देखते हैं तो उनका उपयोग अधिक है। अगर हम साउथ में देखते हैं तो उड़द और चावल को मिलाकर इडली, सांभर, डोसा, वड़ा, कई प्रकार के अन्य अन्य वहां पर भोजन प्रचलित हैं जो हम नॉर्थ में नहीं खाते। नॉर्थ में हम उसी को अलग प्रकार से खाते हैं। चावल और उसके साथ अलग अलग प्रकार की दालें बनती हैं। उन दालों में अगर हम देखते हैं तो पहाड़ों पे अगर हम चले जाएं तो नवरंगी दाल होती है, राजमा होते हैं, चावल होते, ये कई प्रकार के, देखिए छोटे छोटे जो हमारी ये कोदो, कुटकी, कांगनी, ये अलग अलग तरह के, बाजरा, जई, ज्वार, ये इतने छोटे, सावा,
सावा का चावल जिसे हम कहते हैं वह चावल नहीं है, वह घास का एक बीज है। तो ये फिंगर मिलेट हम इसको कहते हैं, लिटिल मिलेट के रूप में जानते हैं, कोदो के नाम में जानते हैं, झिंगोरा जिसको हम कहते हैं झिंगोरा, फॉक्सटेल मिलेट हम कहते हैं कांगनी को, तो पर्ल मिलेट बाजरा को कहते हैं हम, ज्वार है इसमें। तो ये अलग अलग तरह के धान हैं जो अलग अलग इलाके में हमारे यहाँ पर पारंपरिक तरीकों से खाए जाते थे। तो अगर हम देखते हैं ये गेहूं, मक्का, बाजरा, जौ, ज्वार, सावा, कदन, चेना, कांगनी, कुटकी, कोदो, जई, चावल, रागी, ये इतने इतने प्रकार के। और अभी आजकल अगर हम देखते हैं पूरे भारत में गेहूं खाया जाता है या चावल खाया जाता है। ये बाकी जितने भी धान हैं, ये शायद नए जो पीढ़ी है उसे तो इससे कुछ पकाना आता है, ना उसे इनको उपयोग में लाना आता है। अगर बाजरा या मक्का 1 किलो अगर आ भी जाता है तो ये नहीं पता कि इसको कैसे खाना है, इसको कैसे पकाना है, इसको कैसे हम क्या उपयोग करें, इसका जौ का क्या उपयोग करें, ज्वार कैसे खाई जाती है, सावा कैसे बनता है, कदन्न से क्या बनता है, कांगनी कैसी होती है, कुटकी क्या होता है, ये हमारे बहुत सारे लोगों ने तो देखा ही नहीं है। जबकि ऐसा नहीं है, अगर हम इन्हें ढूंढने निकलेंगे तो ये मिलता है। लेकिन जब इसकी डिमांड नहीं है, जब किसी को इसकी आवश्यकता नहीं है, जब हम इसे पकाते नहीं हैं, तो धीरे 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 इनकी खेती, इनके बीज, इनको बनाने वाले, इनको उगाने वाले लोग भी धीरे धीरे समाप्त होते जाएंगे। तो बहुत आवश्यकता है कि हमारे यहाँ जो जैव विविधता है उसे हम बचा के रखें, हमारे बीजों को हम बचा के रखें, हम इनको चाहे हफ्ते में 1 बार, चाहे महीने में 1 या 2 बार हम इसका उपयोग करने की कोशिश करें। जैसे हमारे यहाँ व्रत उपवास रखते थे, नई पीढ़ी तो शायद अब व्रत और उपवास भी नहीं रखती, क्योंकि बहुत बिजी होते जा रहे हैं हम अपने जीविका को चलाए जाने में, और बाकी सब चीजों के लिए हमारे पास समय है, लेकिन शायद हम आहार को ही हम ज्यादा समय नहीं दे पाते। इसको बनाना भी अब दुष्कर लगता है, इसके लिए सामान को ढूंढना, उसे इकट्ठा करना, उसके लिए समय देना, ये सब चीजें हमारे दैनिक दिनचर्या में से कम होती जा रही हैं, और दूसरी जो हमारी व्यस्तताएं हैं वो हमारा अधिक समय लेती जा रही हैं। तो थोड़ा सा जब अभी हमारे पास समय है, हम ठहर के सोच रहे हैं, तो हम ये कोशिश करें कि हम इन चीजों को अगर ढूंढ सकते हैं, यदि हम इनका कुछ बना पका सकते हैं, हम सीख सकते हैं इनको किस प्रकार से खाया जाए, तो पूरे वर्ष में 2 बार, 4 बार, 10 बार, 20 बार हम इनको अपनाने की कोशिश करें अपने भोजन में, और इनसे बनी हुई चीजें जो हैं उनको समझने की। इनकी आवश्यकता क्या है ये भी मैं आगे बात करेंगे चर्चा में, कि ये विविधता की क्यों आवश्यकता है, और लोकल हमारा जो फूड है, जो भी हमारे आसपास और हमारे जगहों पे खाया जाता था, हमारे गांवों में हमारे भोजन में जो चीजें बनती थी, वो हम क्यों नहीं अपने खाने में शामिल करें, जबकि वह इतनी पौष्टिक है और हमें स्वास्थ्य देकर जाती हैं। तो इसमें भी अगर हम देखते हैं, जब राजस्थान में नागौर में जो छोटी बाजरी होती है, नागौर के किसान आज भी 90-90 वर्ष के, 100-100 वर्ष के अपने खेतों में अपने हाथों से इतनी एडवर्स धूप और तीखी धूप और गर्मी के अंदर भी वो अपने खेत को आराम से जोत लेते हैं, और जो भी वहां पर उगता है, जो रेगिस्तान की चीजें हैं, उनकी खेती वहां पर होती है। यहाँ राजस्थान में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन मोठ, चना, मूंग, ज्वार, मक्का, बाजरा, ये जो कुछ चीजें हैं, और डेजर्ट के जो भी फल फूल और जो भी वहां पर वृक्षों पर होता है, जैसे पचकूटा अगर हम कहें, गोंदे बहुतायत होते हैं, यहाँ पर उसको पानी से सिंचित करने की बहुत अधिक जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से खेजड़ी है, उसकी जो फलियां हैं, जो कुमटा है, जो देसी बबूल है, इस प्रकार बहुत पौष्टिकता यहाँ पर ईश्वर ने दी है, बहुत कम पानी के अंदर भी। तो ये हमें, क्योंकि वह
इस जो भौगोलिक वातावरण है, इसके लिए आपको सहन शक्ति, यहाँ की गर्मी सहने की, यहाँ की जो आपके वातावरण है उसके अंदर निरोगी रहने की, तो वो जो किसान है वह केवल गाय के दूध की छाछ में बनी हुई राब जो है वह बाजरे की रात को पकाकर रख दी, हाथ से कुटा हुआ बाजरा जिसके ऊपर छोटा छिलका रहता है। बाजरा कितनी प्रकार से राजस्थान में खाया जाता है कि बाजरे की रोटी बनती है, बाजरे का चूरमा बनता है, बाजरे की खिचड़ी बनती है, बाजरे का कई प्रकार से हम बाजरे का उपयोग करते हैं। और वह कैसे बनता है कि उसे उसी समय कूटा जाता है। बाजरे को कूट के पहले से नहीं रखा जाता, उस धान को उसी समय थोड़ा सा हल्का सा छींटा देकर और उसकी खिचड़ी बनाने के लिए उसे ओखली में थोड़ा थोड़ा कूटा जाता है और उसको उसके ऊपर जो छिलका है बस उसे फटक के निकाल दिया जाता है। ऐसा क्यों? इसी प्रकार से चावल जो है, अगर हम साउथ में देखें या ऊपर देखें, जो पारंपरिक तरीके थे वो उसी समय ओखली में, मूसली में उसको हल्के हाथ से कूटा जाता था और उसके बाद उसके ऊपर का जो छिलका है वह छिलका उसके साथ रहता था, जो ब्रान है उसका, उसके ऊपर का जो हस्क है। इसी प्रकार से अगर हम देखें, गेहूं जो है उसका मोटा दलिया या दरदरा पिसा हुआ जो गेहूं है, उसी का यहाँ पर लापसी बनती है या उसका जो गेहूं का दलिया है। जब आप जॉइंटिस होता है उस समय डॉक्टर आपको कहते हैं बाजरे की खिचड़ी दें या गेहूं का दलिया दें। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो उसका मोटा छिलका है, उस छिलके के अंदर उस गेहूं को पचाने के, उस बाजरे को पचाने के सभी प्रकार के विटामिन्स और एंजाइम्स उस छिलके के अंदर, ब्रान के अंदर उस ईश्वर ने दिए हैं। ये जो ब्रान है, ये जो भूसी है, मक्का के ऊपर दरदरा मक्का पिसा हुआ जिसकी घाट बनाई जाती है, या गेहूं का दलिया, मक्का का दलिया, बाजरे का दलिया, बाजरे की खिचड़ी, जौ जई की खिचड़ी, जौ का दलिया या रागी मोटी कुटी हुई, इस तरह के जो मोटे कुटे हुए धान हैं ये बहुत सुपाच्य होते हैं और जॉइंटिस में दिए जाते हैं। और उस समय आपको जो डॉक्टर हैं वो कहते हैं कि खिचड़ी खिलाना इनको, क्योंकि लिवर वीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें वो मैक्सिमम रिच सोर्स है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का। जो ऊपर छिलका है, गेहूं के ऊपर जो छिलका है, मोटा फाइबर है, उसमें मैक्सिमम फाइबर है और उस फाइबर में बी कॉम्प्लेक्स है और बी कॉम्प्लेक्स में कई प्रकार के बी, विटामिन बी के मॉलिक्यूल्स हैं और वो कई अलग अलग प्रकार के हैं जो मिलकर उस धान को पचाने में अपना पूरा पूरा सहयोग करते हैं। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में मैंने पहले भी बताया था आपको, विटामिन बी1 है, बी2 है, बी3 है, बी5 है, बी9 है, बी6 है, बी7 है, बी12 है और कई और प्रकार के मॉलिक्यूल्स हैं जो जिनके केमिकल नाम हैं, उनसे हमें बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। लेकिन ये सभी, फोलिक एसिड आप गोली दवाई के रूप में डॉक्टर आपको कई बार देते हैं। इसी प्रकार से हम पायरिडॉक्सिन, विटामिन बी6, अगर पैर भड़कते हैं, अगर आपके कई बार पैरों में सरसराहट होती है और आपको कहा जाता है विटामिन बी की कमी है, आप ये दवाई ले लीजिए, आप विटामिन बी कॉम्प्लेक्स खाइए, मल्टीविटामिन खाइए, तो वो सब सिर्फ इसीलिए क्योंकि जल में घुलनशील जो विटामिन बी है, विटामिन बी और सी, केवल ये दो विटामिन हैं जो जल में घुलनशील होते हैं और ये हमें इन धान के छिलकों के रूप में, मोटे धान के छिलकों के रूप में हमें सबसे अधिक मिलते हैं। उसे छोड़कर हमने मैदा की तरह बारीक आटा बड़ी बड़ी मिल्स में मोनोकल्चर और हाइब्रिड गेहूं से तैयार किया गया मैदा और उससे बनी हुई जितनी भी पिज्जा बर्गर हैं या आपके मैकडोनल्ड्स हैं या नीचे जो आपके पफ हैं, बन हैं, जो भी ब्रेड है, बेकरी का पूरा वो भरा हुआ है मैदा से, जो पूरी तरह से मैदा है। तो हम इस बात को समझें कि हमें बाजार क्या खिला रहा है, वो क्या चाहता है, हम अपने हाथों से जाकर लेकर आ रहे हैं, हमारे पास और क्या विकल्प मिल सकते हैं,
हम कैप्सूल की जगह हम अपने आहार को अगर बदल कर विटामिन बी को गुड़ से प्राप्त करें, अगर हम मोटे धान को अपने खाने में शामिल करें, अगर हम ये हमारा पाचन भी ठीक होगा, हमें जो कमियां हैं हमारी बॉडी में डेफिशिएंसीज होने वाली हैं, हो रही हैं, वो सारी डेफिशिएंसीज भी धीरे धीरे कम होंगी। तो हम अपने आहार को बदलकर बहुत अधिक पौष्टिकता प्राप्त कर सकते हैं जो हमें स्वास्थ्य देगी। तो हमारा जो मूल उद्देश्य है स्वस्थ जीवन बहुत आवश्यक है। हम अपने जीवन के स्वास्थ्य को अभी हमने बहुत पीछे कर दिया, लेकिन हम पता नहीं कहाँ भागे चले जा रहे हैं जीविका को अरेंज करने में। और बड़े शहरों में कई बार सिर्फ इसलिए रहते हैं कि अगर अचानक से हार्ट अटैक आया या अचानक से कोई बड़ी बीमारी हो गई, कैंसर या कुछ और, तो यहाँ अस्पताल की सुविधा है। बहुत सारे लोग, अगर यहाँ आप गांव में रहते हो, आपको कहीं बीमार हो गए आप और आपको कोई तकलीफ हुई, तो आपको इतनी दूर दिल्ली और कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा, इसलिए हम बड़े शहरों में रहते हैं। मुझे लगता है कि एक बार हमें फिर से सोचना है कि बड़े शहरों में रहना क्या इतना आवश्यक हो गया है, और अगर हो गया है तो शायद बड़े शहरों के आसपास भी छोटे गांव बसते हैं, और छोटे गांवों के लोगों को भी बहुत रोजगार की आवश्यकता है, और वह अपने मन से प्राकृतिक खेती और कृषि से जुड़े हुए हैं। हम कभी अगर हमें समय हो, हम कोशिश करें उन गांवों में जाने की, और हम कोशिश करें कुछ छोटे किसानों से अपनी दोस्ती बढ़ाने की, और हम कोशिश करें उन्हें संबल देने की, उन्हें प्रोत्साहन देने की कि आप जो भी अपने खेत पे करते हो, हफ्ते में एक बार हमारे यहाँ आकर आप अपना उत्पाद दे दिया करो, हम आपको उसके एवज में पैसा देंगे। अगर कोई गाय पाल रहा है तो उससे कहें कि किसी भी प्रकार से अगर वो अपना दूध हमें शहर तक पहुंचा सकता है तो वह उस देसी गाय का दूध हमें दे। आप पिकनिक मनाने जाते होंगे, आप कहीं घूमने जाते होंगे, बेहतर होगा कि अपने शहरों के आसपास के गांवों को हम जाएं, देखें, विजिट करें, और वहां के किसानों को शक्ति प्रदान करें, संबल प्रदान करें, ताकि वो शहर को आप उपयोगी, शहर को जो भी चीज चाहिए वो हम दे सकें। तो शहर को गांव से जुड़ना होगा, और गांव से जुड़कर गांव की रक्षा करते हुए, प्रोत्साहित करते हुए हम अपना बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं, जिसमें हमारा स्वास्थ्य भी शामिल है, और वो जो उत्पादक है जिसको बहुत अधिक की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आपको आवश्यक है तो वह आपके लिए उत्पादन दे सकता है, कर सकता है। अन्यथा उसे आकर जो भी व्यापारी उसे ले जाते हैं सस्ता करते हुए, तो वो उसी के लिए उपयोग में लाने वाली सामग्री को उत्पादित करता है। तो हमें यह देखना है कि हम प्रोटीन के रूप में हमारे पास दालें हैं, दूध है, और दालें भी हमारे पास जब हम देखते हैं तो विभिन्न प्रकार की दालें, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह की दालें। और फिर से हम देखें अभी जो बाजार में आ रहा है पॉलिश किया हुआ चावल, बहुत अधिक रिफाइंड और बारीक पिसा हुआ मैदा जैसा आटा अगर हम पिसा पिसाया लेकर आ रहे हैं, तो जो दालें हैं हमारी, उन्हें भी अगर हम छिलकों सहित, क्योंकि जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जिसकी अभी मैंने बात की वह सबसे अधिक छिलकों में होता है, तो जितना ज्यादा हम छिलके समेत, यानी साबुत दाल, यानी साबुत राजमा, साबुत छोले, साबुत काले चने, साबुत चवला, मूंग, उड़द, ये जितने भी हैं इन सब के छिलकों में भरपूर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है। हमारी कोशिश हो कि हम पॉलिश्ड दालें कम से कम उपयोग में लाएं। पॉलिश्ड दालें भी जो हैं वह भी पारंपरिक तरीकों से अगर कहीं पर बनाई हुई हमें उपलब्ध होती हैं या हम घर पर बना सकते हैं, तो हम अनपॉलिश्ड दालों को बनाएं या कहीं से भी हम उसको प्रिक्योर कर सकें, और कोशिश ये करें कि हम साबुत दालें भिगोएं और पकाएं और बनाएं। ज्यादा से ज्यादा छिलकों सहित दालों को हम उपयोग में लाएं। इसी प्रकार से, क्योंकि इन दालों में जो विटामिन हैं ये बहुत हैं, खनिज लवण भी बहुत हैं, फल जब हम देखते हैं तो विभिन्न प्रकार के तत्व हमारे शरीर में बहुत आवश्यक हैं। बिना पॉलिश के धान, छिलके सहित दालें,
फल जो हैं उनमें भी, जिनमें भी हम छिलकों सहित फल को इस्तेमाल कर सकें। तो एक बार हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार से जो हमारी पारंपरिक यानी आटा चक्की, जिसमें मोटा धान पिसता था, आटा रोज ताजा, तो जितना ताजा, अब इसमें भी अगर हम देखते हैं, जो हम आटा बाजार से अगर लेकर आते हैं, आप उस पे देखिए, उस पे एक्सपायरी होती है 6 महीने की या 1 साल की एक्सपायरी, उसके ऊपर डेट लगी हुई होती है बड़े बड़े पैकेट्स के अंदर। तो एक तो ये कि वो बहुत बड़ी बड़ी आटा चक्कियों के अंदर बहुत हाई टेम्परेचर और बहुत हाई वेलोसिटी पे, बहुत बड़ी मशीनों में उसको पीसा जाता है फाइन मैदा बनाने के लिए, फ्लार बनाने के लिए। तो उसका सारा तो फाइबर नष्ट हो जाता है, सारा उसका कंटेंट जो उसमें था वह नष्ट हो जाता है, और इतने हाई टेम्परेचर पर वो पिस कर जब आपके पास आता है, उसके बाद जब उसे पैकेट किया जाता है, उसमें डीडीटी जैसे पेस्टिसाइड्स मिलाए जाते हैं। कभी हम घर पर देखते हैं, अगर हम घर पे पिसा हुआ आटा या किसी चक्की से पिसा हुआ आटा हम लेकर आते हैं, तो हम देखते हैं थोड़े दिनों बाद उसमें कीड़ा पड़ जाता है, इल्ली लग जाती है या कीड़ा लग जाता है। और जो हाट में हमारे यहाँ पर भी जो सामान आता है, क्योंकि वह ऑर्गेनिक है, यानी उस पे किसी प्रकार की दवाई जहर नहीं छिड़का गया, तो कभी कभी उसमें थोड़ा रखने पर कीड़ा पड़ जाता है, बारिश के समय या नमी रह गई, सूखा नहीं वह, या उसके अंदर मॉइस्चर है, तो कीड़ा लगेगा। तो जो कीड़ा लगता है, लोग ये सोचते हैं ये खराब हो गया, लेकिन अगर हम थोड़ा सा चिंतन करें, खराब कौन सा है जो 1 साल तक खराब नहीं होगा, यानी उसे कीड़ा नहीं लगेगा, यानी उसमें कीड़ा डलते ही, पैदा होते ही मर जाएगा, तो वह कीड़ा उस आटे को नहीं खाएगा, क्योंकि वह कीड़ा समझदार है। कोई कीड़ा उस आटे के पास नहीं जाएगा, क्योंकि उसमें जहर है, तो वह उसमें कीड़ा नहीं पड़ेगा। तो कीड़ा अगर नहीं पड़ रहा, तो आप ये निश्चित समझ लीजिए कि कीड़ा नहीं पड़ने का अर्थ है इसमें कीड़ा मारने की दवाई डली हुई है, इसलिए उसमें कीड़ा नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि कीड़ा हमसे ज्यादा समझदार है। कीड़े को पता है कि अगर मैं ये खाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन हमें नहीं पता, इसलिए हम उसे खरीद कर भी लाते हैं। उस जहर से भरे हुए भोजन को हम बड़े आराम से खाते हैं, और क्यों? क्योंकि हमें संभालना ना पड़े, उस कीड़े को भगाना ना पड़े, छानना ना पड़े, या किसी भी प्रकार से उसे धूप ना देनी पड़े। अपनी इन आदतों के लिए या अपने आप को बचाए रखने के लिए, काम से बचने के लिए हम स्टोर नहीं करते, और हम बाजार से जो शेल्फ में पड़ी हुई चीजें, जो बहुत लंबा प्रिजर्वेटिव रखते हुए उसको 1 साल तक रिसाइकल होके, ये जो बड़े बड़े मॉल्स खुले हैं, इनमें बहुत सामान बच जाता है कई बार, और उसके ऊपर एक्सपायरी डला होता है, तो वो उनको रीपैक करना होता है, तो वो सामान आधी कीमत पे वापस भी चला जाता है। और जब वो वापस जाता है, तो केवल उसके ऊपर का रैपर बदल कर, जब आपके पास आता है एक पे एक फ्री, कई बार ऐसी नमकीन आती है, ऐसी बहुत सारे पैकेट्स आते हैं, ऐसी बहुत सारी, एक पे एक फ्री, एक पे दो फ्री, और हम उसे भर भर के लेकर आते हैं अपने घर पे। तो हम ये समझें उस बात के पीछे कि ये रीपैक होकर आया है, ये उस कंपनी को सस्ता नहीं पड़ रहा बनाना, या वो कोई चैरिटी करने नहीं निकले हैं, या वो कोई आपको दान नहीं कर रहे हैं कि आपको 2 पैकेट दे रहे हैं एक की बजाय उसी पैसे में। इसके पीछे कोई रहस्य है। वो उसमें जो भी केमिकल्स हैं, आप उसकी शेल्फ लाइफ उन्होंने बढ़ा दिया, 1 साल तक उसमें कीड़ा नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें इतना जहर भरा है। वो नहीं खराब होगा, क्योंकि जो नमकीन है वो डालडा में तली गई है। वो नहीं खराब होगा, क्योंकि वो मटन टैलो में निकली है, तो वो तो खराब होगा ही नहीं। 1 साल तक उसमें बदबू नहीं आएगी। आप घर पर नमकीन बना के 15 दिन के बाद आप खा के देखिए, मूंगफली का तेल है, नारियल का तेल है, सरसों का तेल है, ये हीक मारने लगेगा, और थोड़े समय बाद आप उसको उपयोग में नहीं ला सकते। लेकिन बाजार की नमकीन पे 6 महीने और 1 साल की एक्सपायरी लगी है। तो क्या कभी हमने सोचा, बाजार ने उस वसा को इसीलिए बदला है कि वो उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ा सके, वो 1 साल तक उस पैकेट को बाजार के लिए उपलब्ध करा सके, पता नहीं कब बिकेगा। तो उसके पीछे उनका तो पर्पस मुनाफा है, उनका तो लक्ष्य
अपना पैसा कमाना है, उनका कहीं भी लक्ष्य आपका स्वास्थ्य नहीं है। आप मरें या जिएं, आप बीमार हों या ठीक हों, आप स्वस्थ रहें या अस्वस्थ रहें, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमें सोचना है, क्योंकि हमारा जीवन है, हमारे बच्चों का जीवन है और हमें जीना है और स्वस्थ रूप में जीना है। क्योंकि अगर हम स्वस्थ नहीं हैं तो अभी भी हम देख सकते हैं, अभी अगर हमारी इम्यूनिटी नहीं है या हमने प्राणायाम नहीं किया, हमारे फेफड़े कमजोर हैं या हमें पहले से जल्दी अस्थमा हो जाता है या सांस हो जाती है या एलर्जी है, तो हमें डरते 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 जीना पड़ता है, बहुत सारी दवाइयों के साथ जीना पड़ता है। हम खुले रूप से जीवन नहीं व्यतीत कर सकते। तो ये जो हमारे पुरानी परंपराएं थी, ये जितनी भी तरह के धान हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ये सब मोटे रूप में हमारे यहाँ पर खाए जाते थे हमारे यहाँ पर। तो हमें इसको रिकॉल करने की जरूरत है। आज भी साउथ में बहुत सारी जगहों पर ये ओखली मिलती है, जहां पर आज भी पारंपरिक तरीके से रोज का धान रोज कुटता है, हम उसे संचित करके रखते हैं। अगर हम वैसा नहीं कर सकते तो हम 15 दिन में, 1 महीने में, कम से कम हम जो फ्रेश चक्की है वहीं से पिसा हुआ आटा लेकर आए। कम से कम उन पैकेट्स के आटे तो हम ना खाएं जिनके ऊपर एक एक 6-6 महीने की एक्सपायरी लगी है, 1-1 साल की एक्सपायरी लगी है। तो हमें देखना है कि कितना पेस्टिसाइड, कितना जहर, कितना कितना रसायन उसमें उपयोग में लाया जाता है, और उनसे होने वाली हानियां अगर आप एक बार किसी भी एक रसायन को डालकर गूगल करके देखें तो आपको नंबर ऑफ हैजार्ड्स और डिजीजेस मिल जाएंगी कि उस पर्टिकुलर एक मॉलिक्यूल से कितने प्रकार की व्याधियां हमें मिलती हैं। जो दालें और फल हमें क्यों उपयोग में लाने हैं, क्योंकि ये दालें अगर हम देखते हैं तो बड़ी रंग बिरंगी दालें हमारे देश में होती हैं। राजमा लाल रंग का है, तो चना भूरे रंग का है, तो मूंग हरे रंग का है, तो मसूर की दाल लाल रंग की है, तो जो कुड़द है वो भूरे रंग का है, अरहर की दाल पीले रंग की है और उसका छिलका अलग रंग का है, उड़द काले रंग का है। ये विभिन्न प्रकार के रंग जो प्रकृति ने इनको दिए हैं, ये सारे रंग अपने अंदर नेचुरल पिगमेंट्स जो हमारे शरीर में हॉर्मोन्स के रूप में, हमारे शरीर में एंजाइम्स के रूप में, हमारे शरीर में विटामिन्स के रूप में और अलग अलग प्रकार के बड़े मॉलिक्यूल्स जिनसे और मॉलिक्यूल्स डराइव होते हैं, उनके वो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल्स हैं, यानी वो उनके बेस मॉलिक्यूल हैं। तो औषधि के रूप में ये हमारे शरीर में आवश्यक होते हैं। जब हमें किसी चीज की कमी होती है तो इन्हीं में से निकली हुई जो नेचुरल पिगमेंट है उन्हीं की दवाइयां हमको दी जाती हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है वो इन्हीं में से निकला हुआ एक मॉलिक्यूल है। अलग अलग तरीके के हमने उस पर रिसर्च की, पहले उस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देखा, उस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देखकर उसको आर्टिफिशियली लैब में बनाया, उसके इफेक्ट्स देखे और फिर उसका कैप्सूल बना के आपको दिया। प्रकृति ने आपको ऐसे ही दिया हुआ है। तो अगर हम अपने आहार को, अपने भोजन को समझकर खाते हैं, प्रकृति का उपहार समझकर, हाथ जोड़कर, धन्यवाद देकर खाते हैं, हमारे यहाँ कहा गया जैसा खाएं अन्न वैसा हो मन। तो हम निर्मल मन के कब होंगे? जब हम प्रकृति का आभार करते हुए, प्रकृति को समझते हुए, प्रकृति का सम्मान करते हुए, प्राकृतिक रूप से चीजें उत्पन्न करते हुए, हाथ जोड़कर पूजा की तरह से उस आहार को पकाते हुए, उन भावनाओं के साथ में जब हम उसको ग्रहण करते हैं, तो वह आहार हमारे लिए स्वास्थ्य लेकर आता है। और अन्यथा हम बाजार में मुट्ठी भर कर पैसा लेकर जाते हैं, कुछ भी रंग बिरंगा, आकर्षक, सुंदर वहां पर देखने की हमारी जो तरीके हैं वो कुछ अलग होते हैं। टेस्ट, स्वाद, ओडोर, कलर, एरोमा, उसकी खुशबू, उसका रंग, उसका पैकिंग, उसका पैकेजिंग मटेरियल, वो सब हमें जब आकर्षित करता है तो उसके पीछे क्या है वो सामने वाले को भी पता है कि आपको क्या आकर्षित करते हैं। तो फिर हम कहीं और ही चले जाते हैं, हमारा रास्ता, हमारा आहार, हमारा स्वास्थ्य, हमारा ये सब चीज गौण हो जाती है। यही चीजें हम फलों के रूप में भी देखते हैं। तो अगर हम फलों की बात करते हैं तो हम देखते हैं हमें नेचर ने कितने प्रकार के फल दिए हैं
और अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार के फल दिए हैं। असम और उधर अनानास बहुत होता है, तो साउथ में अगर चले जाएं तो नारियल बहुत होता है, क्योंकि पानी बहुत है, इतना लवण है समुद्र के पानी में, 10,000 ppm तक समुद्र के पानी में लवण है। वहां पर हर चीज नहीं होती, वहां पे जो हम यहाँ पे खाते हैं वो हम अगर वहां उगाना चाहें तो वो नहीं उगेगा, लेकिन ईश्वर ने उसमें से भी नारियल दिया। जब हम अपने डेजर्ट की बात करते हैं तो हमारे डेजर्ट में हमें इतनी अलग तरह के फल देखने को मिलते हैं जो कहीं और नहीं मिलते। यहाँ पर बेर और कश्मीर में सेब। तो जो कश्मीर का सेब है वो पैक होकर हमारे यहाँ आता है, हम 200 रुपए किलो में लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ का बेर अगर 20 रुपए किलो में यहाँ ढेर लगा के बेचते हैं कोई, तो हम उसे नहीं लेते। जबकि यहाँ जो बेर है वो इतनी कठोर धरती में वो बेरी उसका सीना फाड़कर उगती है, कांटों से भरी हुई उस बेरी के ऊपर वो जो बेर लगते हैं, हम देख भी नहीं सकते, हम सोच भी नहीं सकते कि उस इतनी बंजर जमीन पर जहां कुछ और नहीं है वो लाल रंग का बेर कहां से आया। उसमें वो लाल रंग उस प्रकृति ने उस धरती में से खींच कर एक एक अणु उस लाल रंग को बनाया है, और उसमें इतना आयरन है, इतना आयरन है कि हमें अपने खून को बढ़ाने के लिए एक मुट्ठी बेर या वो सेब, तो ये हमको देखना है। हमारे यहाँ अंजीर रेगिस्तान में बहुतायत से होती है, हमारे यहाँ फालसा, हमारे यहाँ खजूर, हमारे यहाँ पर ऐसे ऐसे फल, अमरूद, अनार, लाल रंग के दाने, सुर्ख लाल, इतनी रेगिस्तान की मिट्टी में वो सुर्ख लाल रंग, अगर धरती में से उस अणु को निकाल कर प्रकृति आपको फल के रूप में दे रही है तो वो आपसे कुछ कहती है, वो आपको कुछ संकेत देती है। और जब हम अपने आसपास की परिस्थितियों को ना पहचानते हुए, अपनी जैव विविधता को ना पहचानते हुए, अगर हम उसमें से ना लेते हुए, इससे अगली स्लाइड दिखाएंगे, नेक्स्ट स्लाइड। तो हम यहाँ हम देखें तो ये हमारे राजस्थान में डेजर्ट में होने वाले फल हैं, और इनके रंग हम देख सकते हैं कि कितने विविध रंग हैं। तो यहाँ आंवला है, तो आंवला, अगर आंवला च्यवनप्राश में डलता है, जितने औषधीय गुण आंवले में हैं उतने अन्य किसी भी फल में एक साथ हमें नहीं मिलते। बेर, जितने औषधीय गुण और जितने लवण और जितने विटामिन और जितने मिनरल्स यहाँ पर हमें इस धरती से मिल रहे हैं, इस बेर में, अनार में, अंजीर में, फालसे में, खजूर में, जो फ्लेवेनॉइड्स यानी जो हमारे शरीर में आवश्यक कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, फ्लेवेनॉइड्स हैं, टर्पिनॉइड्स हैं, स्टेरॉइड्स हैं, एल्केलॉइड्स हैं, जो औषधि के रूप में हमारे यहाँ पे दवाइयों में उपयोग में आते हैं, और वही हमारे शरीर के कंपोनेंट्स भी हैं, यानी हमारे शरीर में सिक्रीट होने वाले जो हार्मोन्स हैं वो स्टेरॉइड्स हैं। और हम अभी बहुत वेल नोन टेक्निकल टर्म है स्टेरॉइड्स। जब हम बीमार होते हैं तो औषधि के रूप में हमें स्टेरॉइड्स के इंजेक्शंस लगते हैं। तो वो स्टेरॉइड्स क्या हैं? वह नेचुरल पिगमेंट मॉलिक्यूल्स के जो गुण हैं, प्रॉपर्टीज हैं, उन्हीं से डराइव की हुई ड्रग्स हैं जो हमने लैब में बनाई अपने इलाज के लिए। तो अगर नेचर ने हमें इतना अधिक हमें उपहार के रूप में फल, दालें, जो धान, ये सब भरपूर दिया है अपने अपने भौगोलिक इलाके के तरह से, तो हम वहां अभी अगर हम मसालों की बात करें, केवल और केवल भारत है जहां पर इतनी विविधता पाई जाती है। और कृषि कितनी उन्नत रही होगी, कितनी उन्नत रही होगी जब भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, जब यहाँ से कृषि के सारे उत्पादों का व्यापार सब जगह होता था, जब व्यापारी यहाँ पर ढूंढते हुए आते थे मसालों को। भारत की जो खोज हुई है, यदि आपने इतिहास अच्छे से पढ़ा है, तो मसालों को खोजने निकले थे। मसालों के इस मसालों का जो व्यापार है ये हमारा बहुत दूर दूर तक होता था,
और उसकी खोज में वो भारत की तरफ आए थे कि सोने की चिड़िया, ये भारत, ये मसाले और ये कृषि और ये सारे उत्पाद जो यहाँ पर, ये धरती कैसी है, इसे देखा जाए, इसे ढूंढा जाए। कोलंबस भी जब अमेरिका पहुंच गया तो वह इसीलिए, वो भटक के वहां पहुंच गया था तो अमेरिका मिल गया उसे, वो ढूंढने तो भारत निकला था। तो भारत को ढूंढता था उस समय विश्व, और भारत आना चाहता था, देखना चाहता था, समझना चाहता था। और हमने अपनी पहचान खो दी, अपना आत्मविश्वास खो दिया, अपनी परंपराएं खो दी जो इतनी वैज्ञानिक थी। इन मसालों के हम रंग देख सकते हैं, जो हल्दी है, जो लाल मिर्च है, जो जावित्री है, जायफल है, काली मिर्च है, लौंग है, इलायची है, तेज पत्ता है, दालचीनी है, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के जो मसाले हैं वो उपयोग में लाए जाते हैं। कितनी प्रकार से ये सुगंधित तेलों से भरपूर हैं। इन सभी की एक अलग गंध है, इन सभी का एक अलग स्वाद है, इन सभी के अलग औषधीय गुण हैं, इन सभी में भरपूर प्रकृति ने आपको उपहार दिया है। हमारे पुराने ऋषियों मुनियों ने उस पर अध्ययन किया है, उन सबको लिपिबद्ध किया है, उन सबको हमारे जो ग्रंथ हैं उनमें बहुत अच्छे से इन सब के बारे में विस्तृत विस्तृत वर्णन मिलता है। आज नहीं, हजारों वर्ष पहले। लेकिन हमारा विश्वास इन सब चीजों पे से हटकर कहीं और भटक रहा है। हमारा जो सोच है, सोचने का तरीका है, जो हमारा चिंतन है, वह कितना बदल गया, यह सोचने का वक्त है। मुझे लगता है जब हम यहाँ पर अपने घरों में शांति से बैठे हैं, सबके लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं, सबको ईश्वर स्वस्थ रखे, और हम अंदर तक हर एक के लिए दुखी हैं। लगभग लगभग हर परिवार ने अपने किसी प्रियजन को खोया है, या कहीं ना कहीं कोई उससे दुखी है, कोई भुगत रहा है, कोई भुगत चुका है, या कोई और आगे क्या देखेगा इसके बारे में हम कह नहीं सकते। इतनी बड़ी विपदा में आज विश्व निकल रहा है। तो जब हम उस समय पर चिंतन एक बार पुनः करें, अपने स्वास्थ्य के लिए हमारे पास क्या है, स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या दिया ईश्वर ने और मानव ने क्या किया, जब उसके पीछे व्यापार और पैसा आ जाता है तो हम देख सकते हैं कि पूरे व्यापार को अपने हाथ में लेने के लिए केवल गेहूं या केवल धान या केवल चावल या केवल मक्का या केवल सोयाबीन, इसकी खेती बड़े बड़े खेतों में कॉरपोरेट हाउसेस के द्वारा की जा रही है, और हवाई जहाज से स्प्रे, हेलीकॉप्टर से स्प्रे, किसका? जहर का। किस लिए? कि कीड़ा ना लगे। और यह फसल कौन खाए? आप और हम। तो कीड़ा तो ना खाए, लेकिन आप और हम इसे इस्तेमाल करें। मक्का और सोया के बड़े बड़े खेत, जिन्हें हेलीकॉप्टर से इस तरह से पेस्टिसाइड, एरोप्लेन से, ड्रोन से उसके ऊपर इतना जहर छिड़का जाता है, और वो जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं क्योंकि एक फली में ज्यादा दाने चाहिए, क्योंकि बड़ा बीज चाहिए। और वो क्यों चाहिए? कि वो जो सुअर और जो जानवर पाले जा रहे हैं मांस के लिए, वो उस प्रोटीन को खाकर जो 4 महीने में उनकी वृद्धि होती है वह 2 महीने में ही हो जाए और हमें जल्दी मांस मिल जाए। तो उसके पीछे का लक्ष्य क्या है? अधिक से अधिक, अधिक से अधिक और अधिक से अधिक मुनाफा। उसमें आपके स्वास्थ्य का या उस जानवर के स्वास्थ्य का कहीं कोई लेना देना नहीं है। अब इतना जहर उस पर छिड़कने के बाद जब ये इससे बने हुए उत्पाद बाजार में आते हैं और एक आकर्षण से पैक के अंदर आकर हमारे पास आते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि जो हमारा पारंपरिक था, जो हमें बताया दिखाया गया था, बाजार ने उसे कितनी आसानी से हमारे दिमागों से दूर कर दिया। तो बहुत आवश्यक है कि हम ये बात को समझें कि इन दवाइयों और जहर से
हमें क्या हासिल होने वाला है, वो कितने प्रकार की बीमारियां हैं, इनको हम जरा देखें। एलर्जी बहुत कॉमन है, लगभग हर दूसरा व्यक्ति आज एलर्जी से ग्रसित है। कैंसर, पूरे पूरे अस्पताल बन चुके हैं कैंसर के रोग को ठीक करने के लिए। हृदय रोग बहुत कॉमन हो चुका है, लगभग बीपी के लिए हाई या लो, थायराइड के लिए हाई या लो, कोई ना कोई दवाई, कोई ना कोई गोली, लगभग 50 से ऊपर तो जितने भी लोग हैं उनमें से अधिकांश के भोजन का हिस्सा बन चुकी हैं ये दवाइयां और गोलियां। और जो छोटे हैं 20-30 जो अभी स्ट्रेस में से निकल रहे हैं, तो वह भी इन चीजों की तरफ बहुत तेजी से जा रहे हैं। हार्मोनल डिजीजेस जो हैं, क्यों? क्योंकि इनके ऊपर जो हमारे फल हैं, जल्दी उत्पाद लेने के लिए इस पे इतना जहर छिड़का जाता है कि अगर हम फलों का साइज देखें या सब्जियों का साइज देखें बाजार में, तो जो मूली या जो गाजर प्राकृतिक खेती से होती थी, जो गोबर और गौमूत्र की खेती से होती थी, जो गाय के पालने के बाद जो भी उसके उत्पाद होते थे उनकी ही हम खाद देते थे, तो उससे जो होता था, जो हमारे धान और हमारे बीज जो देसी होते थे, जो बाजरी है वो आज भी जो बहुत न्यूट्रिशियस है, जो बहुत ताकत देती है, वो बहुत छोटी बाजरी है, बहुत छोटी। और जो बाजार में बाजरा है वो इतना मोटा। तो पोषण किसे कहते हैं, हमें दोबारा से सोचना है। तो पोषण वह नहीं है जो साइज में दिखता है, कलर में दिखता है, रंग और स्वाद में दिखता है। पोषण कुछ और ही है। पोषण वह है जो एक छोटे से बेर में, एक छोटे से कैर में, एक छोटे से काचरे में, एक छोटे से खजूर में, वो धरती के अंदर से सींच कर जो प्रकृति ने हमारे लिए ऊपर फल के रूप में दिया, पोषण उसमें है। तो हमें समझना है पोषण कहां से आएगा। मोटापा, थायराइड, गठिया, डायबिटीज, दंत रोग। हम देखें जो एनिमल्स हैं, जो गाय, भैंस, बंदर, ये सब हैं, इन्हें दांतों के रोग नहीं होते। जब ये घोड़ा, हाथी, ये जो भी हैं, ये इनका जब डिके होता है अपने प्राकृतिक तरीके से, इनके दांत पूरे होते हैं। और वो क्यों नहीं होते? क्योंकि इंसान जो है वह स्वाद ढूंढता है, तो मीठा बहुत अधिक उपयोग में लाता है। तो मीठे के रूप में हम जितना आर्टिफिशियल और कृत्रिम तरह का, वो हमारा पहले हम इस पे बात कर चुके हैं बहुत विस्तार से। मीठे का उपयोग केवल प्राकृतिक मीठा जो हमें फलों में दिया गया, और वह भी बहुत कम। तो मीठे के कारण हमारे बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो उसके पीछे पीछे आती हैं। ये जितने पेस्टिसाइड्स और जितने इंसेक्टिसाइड्स हम इतनी हमारी फसलों पे डाले जाते हैं, और उनका जो भरमार उपयोग किया जाता है, उनसे जो हमारे शरीर में होता है, वह हम थोड़ा सा गहराई से देखें तो ट्यूमर्स, कई प्रकार के जेनेटिक चेंजेस, हमारी आगे की वंशावलियां बदल जाती हैं। बहुत सारे शोध हैं इसमें, जो जेनेटिकली सोयाबीन अगर चूहे के बच्चों को खिलाया गया, तो 1-2 पीढ़ी के बाद वो आगे पीढ़ी चली नहीं, खत्म हो गई। तो ये चेंजेस उस जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड के कारण, क्योंकि उस सीड में डीएनए बदल गया, और वो डीएनए जब हमारे शरीर में जाकर वो पचता है, चाहे हम गायों को ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाते हैं, चाहे हम मुर्गियों को ऑक्सीटोसिन लगाते हैं अंडे अधिक लेने के लिए, चाहे आप पोल्ट्री में जेनेटिकली मॉडिफाइड सोया या मक्का खिलाते हैं, जो बीज बदलकर अगर हम उन्हें खिलाते हैं, तो वह जानवर जब बड़ा हो जाता है बहुत तेजी से, तो हार्मोनल सिक्रीशंस हमारे बच्चों में भी वो बदल जाते हैं। तो जो सिक्रीशंस हैं, हमारी पीढ़ी बहुत जल्दी बड़ी हो रही है, बहुत तेजी से बदलता जा रहा है। ब्लड का, नर्व का डिसऑर्डर, जो हमारे संतुलन है किसी भी तरह से, तंत्रिका के, हमारे शरीर के मानसिक संतुलन, एंडोक्राइन यानी हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस, जितनी हमारी ग्लैंड्स हैं उनके जो जो सिक्रीशंस हैं वो बैलेंस्ड नहीं है आज।
कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में वो इम्बैलेंस है, छोटे छोटे बच्चों में वो इम्बैलेंस है, तो कई तरह की दवाइयां हमें उसको उपयोग में लानी पड़ रही हैं। और ये मैक्सिमम जो इफेक्ट है वो हमारे भोजन और आहार से जुड़ा है, क्योंकि उसमें हम इतने हार्मफुल केमिकल्स, जो पेस्टिसाइड्स हैं, जो इंसेक्टिसाइड्स हैं, जहर से भरे हुए, बीज को बदलने से लेकर, धरती को बदलने से लेकर, फसलों को बदलने से लेकर, आहार विहार के पूरे प्रक्रियाएं बदलने से लेकर, हमारा भोजन पूरी तरह से बदल चुका है। तो इस पे हमको देखना है। पार्किंसंस डिजीज, चाइल्डहुड ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, अस्थमा, बहुत सारी तरह की बीमारियां, हम कितनी भी बात कर सकते हैं इसके ऊपर। तो ये अनावश्यक हमारे भोजन में शामिल हो गई, अनजाने में, किसी भ्रम में या जानकारी के अभाव में हम इसको अपनाते चले गए। तो बहुत आवश्यकता है कि हम एक बार पुनर्चिंतन करें कि हमारे भोजन का जो तरीका है वो क्या होना चाहिए। ये हमको अंत में, अगर हम जो कुछ हमने अभी तक देखा समझा, कोई प्रश्न हो तो पहले हम प्रश्नों के बारे में बात कर लें, फिर कंक्लूड करेंगे। जी मैम, बिल्कुल, जैसा भी आप चाहें। और निश्चित रूप से जो भी कुछ अभी तक आपने बताया है वह हम सभी को बहुत ही ऐसा है जो कि सचेत भी करता है, जागरूक भी करता है और समझाता भी है कि हमें अब वर्तमान स्थिति में क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले जो एक प्रश्न पूछा है वह है डॉक्टर नविता श्रीवास्तव जी का। और डॉक्टर नविता श्रीवास्तव जी स्वयं भी होम साइंस की एसोसिएट प्रोफेसर हैं। उन्होंने लिखा है कि इज देयर डिफरेंस इन राइस ऑफ नॉर्थ एंड साउथ रीजन ऑफ इंडिया। तो ऐसा कुछ है क्या मैम कि अलग अलग इसका क्वालिटीज वगैरह का, और इसमें क्या अंतर है, एक बार ये बता सकें आप तो। जी, डॉक्टर नविता, आप बहुत पूरा व्याख्यान सुनती हैं और मन से बिल्कुल। सुनती हैं, अच्छा लगता है। आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं, डॉक्टर वंदना शिवा जो हैं, उन्होंने राइस पर बहुत काम किया है और बासमती के पेटेंट को रोकने के लिए, जो अमेरिका लेना चाह रहा था, उन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है। और करीबन 400 से अधिक धान की किस्में वो अपने फार्म हाउस पर उगाती हैं और उनको संरक्षित करती हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं कि हर रीजन के जो राइस हैं वो अलग हैं, उनकी क्वालिटी अलग है, उनका बीज अलग है, उनके प्रॉपर्टीज अलग हैं और उनका उपयोग भी अलग अलग तरीके से किया जाता है। छत्तीसगढ़ में क्योंकि सुनामी और ये जो तूफान अभी आया है, इसी प्रकार का बहुत अधिक तूफान आता है, समुन्दर का पानी बहुत खारा होता है, तो वहां का जो धान है वह धान बहुत ज्यादा सॉल्टी वाटर को टॉलरेट करने वाला होता है। जो कश्मीर में धान है वो बहुत अलग है, जो पहाड़ों का धान है वो बहुत अलग है। इसी प्रकार से जो साउथ में धान है वह भी क्योंकि समुन्दर के पानी में होता है, तो वह धान बहुत अधिक सॉल्टी वाटर में होने का, उसमें टॉलरेशन जो है वो सॉल्टी वाटर को टॉलरेट करने की अधिक है। तो गुणवत्ता में ये सभी अलग अलग अपने रीजन की पहचान रखते हैं। जैसे बाजरा जो है वो भी अलग अलग जगह का होता है, उसी प्रकार से धान अलग अलग जगह का होता है, इसी प्रकार से हर रीजन में। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बायोडायवर्सिटी, लोकल, तो जब हम खाने को चुने तो जितना लोकल जहां आप रहते हैं, क्योंकि आपको अपने आप को उस जलवायु के अनुरूप करना है और वो ईश्वर ने ये पहले से ही किया हुआ है। वहीं उगते 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 उन धान में, उन फलों में, उन दालों में वहीं के जमीन के गुण आते जाते हैं। इसीलिए इसको प्राकृतिक रूप से करना बहुत आवश्यक है ताकि वह अधिक गुण आपको दें। मुझे लगता है आपको बिल्कुल मैम। हाँ जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। और निश्चित रूप से उन तक ये बात पहुंच गई होगी, और कि किस प्रकार से अलग अलग जो रीजन है वहां पर उत्पन्न होने वाली चीजें भी अलग हैं, उनके गुण भी अलग हैं और उनकी विशेषताएं भी अलग अलग हैं। और इसलिए हमें कोशिश करनी है कि जो लोकल फॉर वोकल फॉर लोकल के लिए कहा जा रहा है कि हमें वोकल, लोकल के लिए वोकल होना चाहिए,
हाँ, तो हमें थोड़ा सा उसके लिए और अधिक मेहनत करनी चाहिए कि हम अपने आसपास में उत्पन्न जो चीजें हैं उनका अधिक से अधिक उपयोग करें। तो एक प्रश्न मैम और भी है, श्री लक्ष्मण शर्मा जी हैं, ये भी रेगुलर सुनते हैं इस कार्यक्रम को, और उन्होंने प्रश्न किया है, आपके सामने इस प्रश्न भी है कि रात में बनी बाजरे की राबड़ी, खिचड़ी या रोटी को सुबह ठंडा ही खाया जाता है, यह किस जी। प्रकार से उपयोगी है, यदि आप बता सकें तो। एक तो जो ये रात को पका कर रखते हैं और सुबह जल्दी खाकर निकलते हैं, जैसे नागौर और इधर जहाँ लोगों को खेती पे जाना होता है, बहुत जल्दी भोर में निकलते हैं वह, तो सुबह इतना समय नहीं होता, और उसे जो ठंडा खाने का वो है, वो छाछ के साथ खाते हैं। तो छाछ जो है वह दूध का एक रूप है, जब हमने दही जमाया, उसका मक्खन निकाल लिया, और छाछ को हम थोड़ा लंबा रख सकते हैं। तो छाछ जो होती है पतली, वह छाछ उसे और अधिक सुपाच्य बनाती है। और बाजरे और जो हम खिचड़ी या रोटी रात की ठंडी होती है, उसे गरम को आप छाछ में नहीं खा सकते, और छाछ के साथ उसका कॉम्बिनेशन है कि वह संपूर्ण भोजन होता है, क्योंकि उसमें दूध का वो उत्पाद है, तो उसमें थोड़ी वसा भी है, प्रोटीन भी है, और कार्बोहाइड्रेट भी है, और उसमें विटामिन भी हैं, क्योंकि उसके ऊपर जो छिलका है, बाजरे की जो खिचड़ी बनी है या उसकी राब बनी है, वह मोटे कुटे हुए धान से बनी है, तो वह उसको सुपाच्य बनाती है। तो ये अपने आप में कंप्लीट भोजन है। तो जो नागौर के किसान या इधर जो बहुत कड़ी धूप में पूरा दिन जिन्हें काम करना है, वह यह एक भरा हुआ कटोरा अगर पीकर निकलते हैं, तो वो उनको पूरी पोषण से भरा हुआ वो है उनका भोजन होता है, केवल 2 चीजों के उपयोग से, छाछ और बाजरा। और उससे बना हुआ जो भी हमारा भोजन है, वह संपूर्णता देता है भोजन के रूप में, आपको ऊर्जा के रूप में। बहुत अधिक विविधता की उनको आवश्यकता नहीं है, जो सीमित साधन उनके पास हैं, उसमें मैक्सिमम पोषण वह वहां पर प्राप्त करते हैं। तो ये हमें सोचना है कि कॉम्बिनेशंस क्या हैं हमारे आहार के, जो अभी तक हम उपयोग में लाते रहे, और उससे जो लोग पोषित होते हैं, उनका अगर हम देखें, उनका स्टेमिना देखें, उनका जीवन देखें, उनका स्वास्थ्य देखें, उनके काम करने की क्षमता देखें, और उनसे सीखें कि हम जो नई पीढ़ी है, उसने अपना भोजन बदलकर क्या-क्या खोया है, तो हमें कैसे वापस से पाना है। तो ये सबसे सही तरीका है भोजन का, जिसमें पौष्टिकता कम से कम चीजों में मैक्सिमम न्यूट्रिशन प्राप्त कैसे किया जाए। बिल्कुल मैम, और एक प्रश्न और है आभा मुंदड़ा जी का, और इनका प्रश्न आपके सामने है। इट इज सेड दैट वन एमिनो एसिड मेथियोनाइन इज लैकिंग इन पल्सेस, therefore it should be eaten with other grains like wheat etc to get complete protein. So what is your advice on this? और हम कभी भी दाल अकेले नहीं खाते हैं। दाल जो है वह दाल होती है, उसके साथ हम कोई ना कोई धान जरूर लेते हैं। तो हमारे यहाँ ये बड़ा साइंटिफिक है, हमारे यहाँ जो कॉम्बिनेशन है, जो थाली है हमारी, उस थाली के अंदर हमारे यहाँ कोई भी धान होता है, वह केवल गेहूं में नहीं है, जैसे जो भी ग्रेन है हमारा, जो भी सीरियल है हमारा, इसीलिए हमने धान की बात की, चाहे वह चावल है, चाहे वह कोदो, कुटकी, जई, जौ, ज्वार, मक्का, बाजरा, जो भी हमारे आसपास है, उसके साथ में हम दाल को खाते हैं। तो दाल में जो मिथियोनाइन नहीं है, और एक दो और इसेंशियल एसिड्स हैं जो नहीं होते हैं, तो इसीलिए जब अब आजकल सोयाबीन का बहुत प्रचलन है, तो हम देखते हैं कि ये जो उसमें कहा जाता है बहुत प्रोटीन्स हैं, लेकिन उसके साथ उसमें ट्रिप्सिन इनहिबिटर भी है। तो जब आप सोयाबीन का कच्चा आटा, उसे कहते ग्राइंड करके आप आटे में मिला के सोयाबीन की रोटी खा लो, आपके किसी काम का नहीं है वो प्रोटीन, तो वह आपको विकार देकर जाता है, क्योंकि जब ट्रिप्सिन इनहिबिटर है तो वो और प्रोटीन्स को भी एब्जॉर्ब नहीं होने देता आपके शरीर में। तो एमिनो एसिड्स जो हैं वह दालों में होते हैं, और इसीलिए हमें, जैसे हमें तेल क्यों खाना है, क्योंकि उसमें लिनोलिनिक और लिनोलिक एसिड्स नहीं होते, यानी ओमेगा 3 और ओमेगा 6 जिसको फैटी एसिड्स कहते हैं, ये इसेंशियल एसिड्स हैं, हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, तो इसलिए हमें आउटसोर्स के रूप में उसे लेना है। दूध हमें क्यों लेना है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, और वो केवल एनिमल फैट से आता है। तो जो वेजिटेरियंस हैं, उन्हें
दूध लेना ही है, आवश्यक है, अन्यथा आपके अंदर उन मॉलिक्यूल्स की कमी होने वाली है। और जितने भी प्रकार के फल हैं, इसमें जो हमारे बहुत सारे ट्रेस एलिमेंट्स हैं और बहुत सारे बल्क एलिमेंट्स हैं, यानी कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, मैंगनीज है, आयरन है, ऐसे बहुत सारे जो तत्व हैं, ये सब की आवश्यकता हमें रहती है। तो फलों में और सब्जियों में, फल और सब्जियों का जो मेन वो है, वो इन मिनरल्स का, यानी ये जो जो पीरियोडिक टेबल के इतने सारे तत्व हैं, इन सब की कमी, मसाले जितने भी हैं, हमारे जो अजवाइन है, जो हमारा जीरा है, धनिया है, ये कैल्शियम का रिचेस्ट सोर्स है। हींग कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है, अजवाइन और जीरा कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है। तो ये सारे जो मैग्नीशियम, जिंक, सिलीनियम, ऐसे छोटे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मेगा न्यूट्रिएंट्स जो हैं हमारे शरीर के, वो सब इन सब से हमारे शरीर में उसकी पूर्ति करते हैं। तो इसलिए हमें कंबाइंड खाना खाना है। हमारे उसमें, अच्छा, इनका एब्जॉर्प्शन भी पूरा नहीं होगा अगर हमारे उसमें कुछ खटाई नहीं होगी। तो अगर हम देखें, अगर आयरन हम बात करते हैं, आयरन हमारी बॉडी में कम होता है, तो हम देखते हैं हमारे यहाँ चटनी खाई जाती है, या हमारे यहाँ अचार खाया जाता है, या नींबू निचोड़ के खाया जाता है, या हम छाछ लेते हैं साथ में। कुछ ना कुछ अगर आप देखेंगे तो आपके खाने का हिस्सा होता है। एक जो पूरा मील है हमारे यहाँ का, उसके अंदर कुछ एक थोड़ी सी चटनी या अचार, ये भी बहुत आवश्यक है, अन्यथा आपको आयरन की कमी होने वाली है, क्योंकि वह आयरन बिना खटाई के एब्जॉर्ब नहीं होगा आपके शरीर में, आप कितना भी ले लें। तो ये कॉम्बिनेशंस हैं हमारे शरीर के, कि हमें अगर हम, तो हमारे यहाँ जो भोजन है वो बहुत साइंटिफिकली अरेंज किया गया। साउथ में भी अगर हम देखें, इमली बहुत उपयोग में होती है, अगर महाराष्ट्र में जाएं वहां कोकम उपयोग में आता है। तो जहां पर जो भी है, वहां पे खट्टे के रूप में एक चीज हम अपने भोजन का हिस्सा रखते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया आयुर्वेद में कि पूरे 6 रस हमारे भोजन में होने आवश्यक है। तो ये सारी चीजें बड़ी वैज्ञानिक हैं, हमें इनको समझना चाहिए और अपनाना भी चाहिए। इसलिए मैम शायद खिचड़ी भी इसी ट्रेंड में, इसी कारण से ट्रेंड में है कि वहां पर दाल और चावल को एक साथ मिला करके हम हाँ, प्रयोग कर रहे हैं, केवल इसलिए दाल खिचड़ी का हम नहीं प्रयोग। खाते हैं, केवल दाल हम बिल्कुल नहीं खाते। मैम, एक प्रश्न और है, और ये प्रश्न है डॉक्टर सत्यमुदिता स्नेही जी का। ये असिस्टेंट प्रोफेसर है संस्कृत डिपार्टमेंट में, जोधपुर में। और इनका प्रश्न है कि कहा जाता है कि रात में दही नहीं खाना चाहिए, ऐसा क्यों? क्या हम खा जी, सकते हैं या नहीं खा सकते? नहीं खाना चाहिए, ऐसा ही सुना है और ऐसा ही पढ़ा भी है, क्योंकि ये हम्म, कहा गया है कि दही खाना है तो दिन में खाएं, छाछ या जो भी दही से बना हुआ जो भी है, और रात के समय आप गर्म दूध लें तो आपको ज्यादा फायदा करता है और अधिक पौष्टिकता मिलती है और पाचन सही तरीके से होता है। दही रात को वर्जित है, और बल्कि इसके बारे में तो जो मैंने सुना है वो यह भी कहा है कि अगर बुद्धि का नाश करना हो तो उसे रात को दही खिलाना शुरू कर देना चाहिए। तो बुद्धि का नाश होता ही होगा, कुछ ना कुछ इसके पीछे भी बात होगी, कि हम्म। रात को दही हमारे यहाँ पे आयुर्वेद में वर्जित ही है। मैम, दही को शायद थोड़ा सा गरिष्ठ माना जाता है और छाछ को थोड़ा हल्का माना जाता है। अच्छा, ये भी एक कारण हो सकता है कि रात को गरिष्ठ खाना नहीं खाना चाहिए, यह भी हो सकता है। हो सकता है, लेकिन छाछ भी नहीं कहा गया रात के समय खाने के लिए, वहां पर दूध कहा गया है कि गर्म अच्छा, दूध अगर आप रात को, हाँ, भोजन के बाद आप रात को गर्म दूध लें तो आपको ज्यादा अच्छा होगा पचने में। यानी खट्टे को बेसिकली मना किया गया, ऐसा मान सकते हैं हम नहीं, इसके आधार पर, या केवल दही को नहीं, केवल खट्टे केवल दही? खट्टे में और किसी और तरह के नहीं, केवल दही, दही के लिए केवल ये है। दही के लिए हाँ, दही स्पेसिफिक। रात के समय नहीं खाना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। मैम मैम एक प्रश्न और है स्वाति शर्मा जी का, और उन्होंने प्रश्न किया है कि अकॉर्डिंग टू डाइजेशन दालों को खाने का सही टाइम क्या है, लंच या डिनर? ऐसा दाल, कुछ इसके हाँ, लिए कुछ दिन में डिसाइड कर खाएं, सकते हैं? क्योंकि क्योंकि हमने कहा कि दालों को छिलके समेत खाना है। तो जो हम्म, छिलके समेत जब हम दालें खाते हैं तो हम दिन में खाएं तो वो उस समय हमारे शरीर में मैक्सिमम सिक्रीशन होता है किसी भी भोजन को पचाने के लिए। तो सबसे अच्छा जो समय है वह सुबह है। ये हम प्रकृति से सीख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि जितने भी पशु हैं प्रकृति में, वह सुबह 4 बजे
सूर्योदय के साथ उठते हैं। सुबह 6-7 बजे के बाद उनका विहार शुरू होता है और वह अपने दाने और चुगने और खाने और उसके तलाश में निकलते हैं, और 9-10 बजे तक वे अपना पूरा आहार, जो भी उन्हें खाना है, जो भी उन्हें सुबह में वह लेते हैं, और उसके बाद वह थोड़ा समय आराम करते हैं। दोपहर पूरा वो नहीं भोजन करते, और 3-4 बजे के आसपास दोबारा से उनके आहार का समय होता है, और वह 3-4 बजे के बाद 5 बजे तक और 6-7 बजे के बाद वह बिल्कुल आहार उसके बाद ग्रहण नहीं करते, सूर्यास्त के बाद। तो प्रकृति ने कुछ नियम बनाए हैं, प्रकृति ने आपके जीवन की भी समय सारणी बनाई है, और हमारे शरीर की भी एक बॉडी क्लॉक होती है। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि हम उस बॉडी क्लॉक को फॉलो करें। तो उसमें जो साइंटिफिक बात है वो यह है कि सुबह सुबह हमारे शरीर में सभी प्रकार के पाचक रसों का मैक्सिमम सिक्रीशन होता है 9 से 11 बजे के बीच में, 11 बजे से पहले पहले तक, 11-12 बजे तक हमारा मैक्सिमम शरीर, अगर हम उस समय अपने शरीर में कुछ नहीं डालते, उसके बाद वो जो स्त्राव हैं, जो सिक्रीशंस हैं, वो धीरे धीरे मध्यम पड़ते जाते हैं, और शाम के बाद वह बिल्कुल कम हो जाते हैं। तो जो एसिडिटी की प्रॉब्लम, जो और नहीं पचने की प्रॉब्लम, जो और कई प्रकार की प्रॉब्लम्स को हम सामना करते हैं कि ये हमें नहीं पचा है, या डाइजेशन नहीं हो पाया है, या डकार आ रहे हैं, या कॉन्स्टिपेशन है, या कोई और हमें, तो अगर हम केवल अपने भोजन का समय परिवर्तित करके देखें, बहुत सारे लोगों ने केवल भोजन के समय पर ध्यान रखते हुए अपने आप को ठीक किया है। तो अनेकों अनेक व्याधियां आपकी केवल भोजन का समय परिवर्तित करने से ठीक हो जाती हैं। और फिर हम आहार का प्रकार अगर बदल लें, उसे और हम देख लें, तो बहुत सारी बीमारियां जो अभी हमारे शरीर में कहीं पर भी हैं, धीरे 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 फिर योग और व्यायाम के माध्यम से हम और तो शुद्धिकरण की तरफ, हम अपने शरीर के अंदर जो भी अभी तक एक्सेस है, अधिक है, टॉक्सिक है, जमा है, हमारी गलत हैबिट्स की वजह से, गलत खाने की वजह से, गलत टाइम की वजह से, कई प्रकार की तकलीफें कहीं ना कहीं हमारे शरीर में हैं, तो वो धीरे धीरे करके हम चाहें तो धीमे धीमे 6 महीने में, साल भर में हम इन चीजों को परिवर्तित करके उसका जो भी लाभ है वह महसूस कर सकते हैं। लोग बताते हैं, जिन्होंने भी उपयोग किया वे बताते हैं कि सचमुच इन सब चीजों से लाभ होता है। बिल्कुल दालों को सुबह ही खाना चाहिए। बिल्कुल, निश्चित रूप से खान पान जो है वह एक ऐसी स्थिति है जिस स्थिति के माध्यम से हम स्वयं अपने आप को ठीक कर सकते हैं, यानी कि रोग ना लगे, इसके लिए भी हम उसके माध्यम से तैयार कर सकते हैं अपने आप को। और यदि रोग लग भी जाए तो भी खान पान को यदि हम संयत कर दें, नियमित कर दें, तो उसके माध्यम से हम उस रोग से भी दूर हो सकते हैं। क्योंकि जो दवाइयां होती हैं, वे दवाइयां भी मूल रूप से देखा जाए तो करती क्या है, हमारे शरीर को इसी प्रकार से तैयार करती है, उसी प्रकार से हमें हमारे शरीर से रोग से लड़ने का प्रयास करती है। तो यदि हम थोड़ा सा खान पान को व्यवस्थित कर लें तो उसके माध्यम से निश्चित रूप से हम निरोगी भी रहेंगे। और दूसरी बात यह है कि जो स्वास्थ्य है वह स्वास्थ्य ऐसा बना रहेगा जिसके माध्यम से हमारे जो कार्य है, हमारा जो जीवन है, जीवनचर्या है, वह और बेहतर होती चली जाएगी। और अब जो एक प्रश्न का सत्र था यह समाप्त हो चुका है, और क्योंकि आपने शायद वो 2 मिनट का जो सार कथन था, उस सार कथन के लिए ही उस स्लाइड को छोड़ा है, तो मैं उस स्लाइड को सामने लेकर के आता हूं, और अब आप सार के रूप में जो भी हमें बताना चाहते हैं कि हाँ, हम किस प्रकार से अपने खान पान को बेहतर कर सकते हैं, खाद्यान्नों में जो अनाज, दाल और फल हैं, इसका बेहतर तरीके से उपयोग कैसे कर सकते हैं, इस पर आप अंत में सार के रूप में प्रकाश डालिए। जी मैम। सबसे पहले तो जो हमारी कोशिश होनी चाहिए वो यही कि हम अभी ये चिंतन करें कि हमारे खाने पीने में और हमारी दैनिक दिनचर्या में ऐसा क्या बदल गया जिसके कारण कहाँ पर हमें संभलने की आवश्यकता है। तो उसमें हम देखते हैं कि एक तो हम ये कोशिश करें कि हमें ऐसे उत्पाद मिल पाए, ऐसा जो भी हमारा आहार बनाने की जो भी सामग्री है वो ऐसी जगह से आए जिसमें किसी भी प्रकार का जहर नहीं हो।
सबसे पहला तो हमारा ये काम है। हम जब बाजार जाते हैं बहुत पैसा लेकर और हम कुछ भी लेकर आते हैं, तो वहां हम अब थोड़ा सा विजिलेंट होकर, जागरूक होकर ये देखने की कोशिश करें कि हम कहाँ कहाँ पर कुछ ऐसी सामग्री हमारे साथ आ रही है जिसमें जहर भी हमारे साथ आ रहा है। वो केमिकल्स के रूप में, वो पैकेट्स के रूप में, वो उसमें प्रिजर्वेटिव के रूप में, अगर हम कहें कृत्रिम तरह के रसायनों के रूप में, रंग के रूप में, उसकी गंध के रूप में, कहाँ कहाँ पर वो उपयोग में लाया गया है। और ऐसी चीजों को हम अपने भोजन में से धीरे धीरे करके एलिमिनेट करना शुरू करें। उसके बाद हम कोशिश करें कि ऐसे किसानों से या ऐसी जगहों से हम अपने सामग्री को लें जहां पर वह छोटे बीजों से बनी हुई हो। बहुत अधिक बड़ा, बहुत अधिक सुंदर, बहुत अधिक ऐसा ऐसा हम कोशिश ना करें। ये हमारी कोशिश हो कि बाजरा है तो छोटा हो, गेहूं का दाना है तो भी ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा चमकदार है, मक्का है तो बहुत बड़ा चमकदार है, सब्जियां हैं तो बहुत बड़ी बड़ी मूली, बड़ी गाजर, बड़ा सब कुछ ऐसा, फल हैं तो भी बड़े साइज के, तो उनमें जरूर कुछ ना कुछ है। वो नेचुरल नहीं है, वो आर्टिफिशियल है। किसी भी तरह से उसमें किसी ना किसी रसायन का, किसी ना किसी एंजाइम का उसमें उपयोग किया गया है, उसके आकार को बढ़ाने के लिए, उसकी शक्ल को बढ़ाने के लिए, चेंज करने के लिए। तो हम जब चुने तो हम सही हेल्दी सोर्स चुने अपनी ऊर्जा के लिए, वो जो भी हो, जहां से भी हो। न्यूट्रिशियस चीजों को ध्यान रखने के लिए हम अपने आसपास लोकल, हम जहां भी रहते हैं वहां पर लोकल क्या क्या होता है, तो छोटे छोटे जो उत्पादक हैं कहीं अगर बैठे हुए हमें मिल जाएं तो हम उनसे सामग्री खरीदने की कोशिश करें। लोकल जो वहां का फ्रूट है वो क्या है, अगर हमने आज तक नहीं खाया, हम अपने ट्रेडिशनल फ्रूट ही 3 4 5 जो भी आते हैं बस हम वो ही खाते हैं, तो कोशिश करें कोई एक या दो नई चीज जो आपके वहां की लोकल है उसको अपने आहार में शामिल करने की, और धीरे धीरे वो टेस्ट बच्चों तक भी पहुंचाने की और खुद के टेस्ट में भी लेकर आने की। उसके बाद हम कोशिश करें कि हम जो प्रोसेसिंग के और कुकिंग के मेथड्स हैं, जो हमारे ट्रेडिशनल तरीके थे, जैसे भी हमारे घरों में वो धान, वो चीजें पकती थी, हम थोड़ा सा भूल गए। हम अपनी सुविधा के अनुसार कुकर में बनाने लगे, किसी भी और चीज में 2 मिनट में पका लिया, ऐसा कर लिया। ऐसा नहीं, वो जैसे भी बनता था, भिगो कर बनता था, कूट कर बनता था, या किसी और तरीके से, कोई एक या दो रेसिपीज हम ऐसी चुने जो हम ट्रेडिशनल तरीके से बनाते थे, उसको रिकॉल करने की कोशिश करें और उसके फर्क को समझने की कोशिश करें। और जो भी हमारे पारंपरिक तरीके हैं, और मैक्सिमम कोशिश करें हम कि ताजा बना के खाएं। ये जो पैकेट वाली चीजें हैं कि जल्दी से बच्चों को बना के दे दी, जल्दी से, हमने कोशिश हमारी ये हो कि ज्यादा से ज्यादा हम उसी समय पकाकर बच्चे को न्यूट्रिशन दें, घर में दें, बड़ों को दें, खुद भी लें। तो जो भी है हमारा, इन सब चीजों पे अगर हम ध्यान देंगे तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमारा स्वास्थ्य जो है वह बेहतर होगा। जी मैम, बिल्कुल। आपका बहुत बहुत आभार आज के इस व्याख्यान के लिए। और खान पान के अंतर्गत आहार विहार जो है उसमें भारत की जो संस्कृति है और उसकी जो वैज्ञानिकता है वह निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। और आज के साइंस के माध्यम से भी उसको माना जाता है, स्वीकार किया जाता है। थोड़ा सा प्रयोग करने में हम पीछे हैं, तो हमें इस प्रयोगों को और अधिक बढ़ाना होगा, उसका अभ्यास करना होगा। स्वाद बदल चुके हैं, इतने सालों तक पैक्ड फूड खाते खाते उस स्वाद को पुनः बदलने का प्रयास करना होगा। और स्वाद के साथ साथ स्वास्थ्य को भी देखना होगा। यदि हम इन दोनों को एक साथ देख सकेंगे तभी जाकर के वास्तविक रूप में एक असली आहार और विहार तो हम प्राप्त कर पाएंगे, एक ऐसे आहार को प्राप्त कर पाएंगे जो निश्चित रूप से हमें बेहतर स्वास्थ्य प्रदान करेगा और हमारी आने वाली पीढ़ियों में एक सही नींव को उत्पन्न करने वाला होगा। क्योंकि हमने जो कुछ आज हम प्राप्त कर रहे हैं, जो कुछ हम खा रहे हैं, उसके पीछे कारण कई सालों की मेहनत है उन एडवर्टाइजमेंट की, उन मल्टीनेशनल कंपनीज की, जिनके माध्यम से उन्होंने करोड़ों अरबों रुपया खर्च किया है। और उस करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके हमें यह जो घातक स्वास्थ्य है या घातक चीजें हैं वो हम तक पहुंचाई हैं और उसे हम बहुत खुशी खुशी ग्रहण कर लेते हैं। तो हमें अब
पुनः प्रयास करना होगा कि हम उन अरबों रुपए के द्वारा जो खर्च किए गए एडवर्टाइजमेंट थे उनको देखना बंद करें और जो भारत की सांस्कृतिक विरासत है, जो आहार की वैज्ञानिक विरासत है, उसको ग्रहण करते हुए, उसका प्रयोग करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करें। आपका यह आज का चतुर्थ व्याख्यान था और आपका 5वां व्याख्यान और भी हमारे सम्मुख आए, ऐसी हम सबकी इच्छा है, ऐसा हम सबकी प्रार्थना है आपसे कि हम 5वें व्याख्यान के साथ भी आप उपस्थित हों और हमें उस 5वें व्याख्यान से भी कृतार्थ करें। और निश्चित रूप से इन व्याख्यानों को जो YouTube चैनल है संस्कृतायनम का, उस YouTube चैनल पर भी अगले ही दिन डाल दिया जाता है। तो जो भी श्रोता हैं, जो भी इसको व्याख्यान को देख रहे हैं, वे चाहे तो संस्कृतायनम के फेसबुक ग्रुप से भी इसे शेयर कर सकते हैं। ये शेयर करना बहुत जरूरी है। देखिए, जो कुछ पहले गलत शेयर किया गया उसका परिणाम हम आज देख रहे हैं। आज जो हम अच्छी आवश्यक बातें लोगों तक पहुंचाएंगे उसका परिणाम हो सकता है कि कल ना मिले, लेकिन आने वाले वर्षों में निश्चित रूप से हम देख पाएंगे। तो इसलिए इन लेक्चर्स को, इन व्याख्यानों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। आपके पास 2 माध्यम है। आप इस संस्कृतायनम के मंच के माध्यम से भी, जो यहाँ पर रिकॉर्डेड ये हर समय रहेगा, यहाँ पर आप इसको भी शेयर कर सकते हैं और साथ ही YouTube चैनल पर भी इसे कल अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप वहां से भी उसे अनेक लोगों तक, अपने मित्रों तक शेयर कर सकते हैं, जिससे कि वे भी इन सब बातों को जाने, समझें और अपने जीवन में धारण करें। कल्याण मंत्र के साथ मैम आज के इस व्याख्यान को हम संपन्न करते हैं और कल्याण मंत्र के लिए जो भी दर्शक बैठे हैं वे कुछ देर के लिए आंखें बंद कर सकते हैं और कल्याण मंत्र को बोलेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। डॉक्टर रश्मि शर्मा मैम, आपका बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। संस्कृतायनम से जुड़े हुए सभी संस्कृतायनम से जुड़े सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। आप सभी एक परिवार के रूप में हैं। यह परिवार की प्रगाढ़ता बनी रहे। आपसे अगले व्याख्यान के साथ में हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमो नमः, शुभम भवतु, पुनर्मिलामः।